मध्य प्रदेश को यूं ही नदियों का मायका नहीं कहते। बिल्कुल सही कहा। हाँ, मतलब यहाँ से इतनी नदियां निकलती हैं कि ये प्रदेश सचमुच इनसे ही जीता है, जिंदगी पाता है। बिल्कुल सही कहा। अनगिनत धाराएं हैं जो यहाँ से निकल के चारों तरफ फैलती हैं। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदियां हैं और उनका पूरा जाल, जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जी, मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किधर को बह रही है और कैसे दूसरी नदियों से जुड़कर आगे बढ़ रही है, ये पूरा सिस्टम। हाँ, हमारे पास इस पर काफी विस्तृत जानकारी है, तो हमारा मकसद है कि इसमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें और उन्हें आसानी से समझें। हाँ, जैसे नदियों की अपनी कहानी क्या है, उनकी खासियतें क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि ये नदियां आखिर बहती किधर को हैं। कुछ उत्तर की तरफ जाती हैं, जी, कुछ पूरब, कुछ दक्षिण और कुछ थोड़ी अलग पश्चिम की ओर। बिल्कुल। और दिशाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश का नक्शा अगर ध्यान में लाएं तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियां याद आती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पहाड़ियां एक तरह से पानी का बंटवारा करती हैं, मतलब जल विभाजक का काम करती हैं। अच्छा। और देखिए, नर्मदा इन दोनों के बीच से बहती है, पश्चिम की ओर। हाँ, रिफ्ट वैली से होके। जी, और सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती गुजरती है, वो भी पश्चिम की ही तरफ। ये दोनों नदियां तो मतलब मध्य प्रदेश की पहचान से जुड़ी हैं। हाँ, तो शायद इन्हीं से शुरू करें। पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां अपने आप में खास हैं। नर्मदा की बात करें पहले। जी जरूर। ये अमरकंटक से निकलती हैं, अनूपपुर जिले से, है ना? हाँ, मैकाल श्रेणी से। और कुल लंबाई तो काफी है, 1312 किलोमीटर, जिसमें से बड़ा हिस्सा मतलब 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ही बहता है। इसे तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। सही कहा। नर्मदा का सफर बहुत खास है। जैसा आपने कहा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और इस पर कई बड़ी परियोजनाएं भी हैं। हाँ, जैसे जबलपुर के पास बरगी परियोजना है जी। और खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना। ये सब नर्मदा पर ही हैं और इसकी सहायक नदियां भी बहुत हैं। तवा, शक्कर, दूधी, कई नाम हैं। और नर्मदा के कुछ और नाम भी तो हैं। स्रोत में लिखा था रेवा। हाँ, रेवा और शिवपुत्री जैसे नामों से भी जाना जाता है इसे। शिवपुत्री, अच्छा। और ताप्ती, वो भी तो पश्चिम की ओर ही बहती है। हाँ जी, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और ये भी नर्मदा की तरह ही पश्चिम में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, लंबाई इसकी नर्मदा से कम है। हाँ, काफी कम। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह नदी प्रदेश की दक्षिणी सीमा के बहुत पास से गुजरती है। और इसकी सहायक नदियां? मुख्य सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना और अमरावती शामिल हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख नदियां हो गई जो पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा नदियां तो उत्तर की ओर बहती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब। जी, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां ज्यादातर यमुना में या फिर कुछ सीधे गंगा में जाकर मिलती हैं। इनमें चंबल शायद सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। हाँ, चंबल। ये इंदौर के पास महू की जानापावा पहाड़ी से निकलती है। जी हाँ, जानापावा पहाड़ी से। और फिर 965 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल का नाम आते ही बीहड़ों का ख्याल आता है। स्रोतों में भी इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये नदी अपने किनारों पर जमीन का बहुत गहरा कटाव करती है, जिसे अवनालिका अपर्दन या आप कह लीजिए गली इरोजन कहते हैं। अच्छा। इससे श्योपुर, मुरैना, भिंड इन जिलों में बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं। ये तो चंबल की एक पहचान ही बन गई है। हाँ, ये चंबल की एक बड़ी पहचान है। लेकिन चंबल सिर्फ कटाव ही नहीं करती। इस पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की मिलीजुली काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध है। हाँ। और फिर राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है। अच्छा, तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इनसे बिजली भी बनती है और सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है। और चंबल की सहायक नदियां, उनमें कोई खास बात है? कई सहायक नदियां हैं इसकी, जैसे शिप्रा है। हाँ, शिप्रा तो उज्जैन वाली। जी, उसे मालवा की गंगा भी कहते हैं और जिसके किनारे उज्जैन बसा है। एक और महत्वपूर्ण नदी है बनास। बनास, ये कहाँ से आती है? ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अच्छा। फिर काली सिंध है, पार्वती है और कूनो भी है। कूनो नदी आजकल काफी चर्चा में भी है। हाँ, कूनो नेशनल पार्क की वजह से। बिल्कुल। वो पार किसी नदी के किनारे है। अच्छा, और स्रोत में
चंबल में घड़ियाल और डॉल्फिन संरक्षण की बात भी थी, बल्कि हाल ही में डॉल्फिन को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। जी हाँ, ये पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छी पहल है। मुरैना के पास देवरी में चंबल घड़ियाल केंद्र भी है। तो मतलब चंबल एक बहुत जटिल नदी है, कटाव भी करती है, जीवन भी देती है और वन्य जीवों का घर भी है। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, जाना पावा पहाड़ी से सिर्फ चंबल ही नहीं निकलती, वहां से गंभीर और अजनार जैसी कुछ और छोटी नदियां भी निकलती हैं। अच्छा, ये भी जानकारी है। चलिए, अब उत्तर की ओर बहने वाली एक और बड़ी नदी की बात करते हैं। बेतवा। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। हाँ, बेतवा। ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, गौहरगंज तहसील के पास। और ये भी यमुना में ही मिलती है? जी, ये भी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। लंबाई इसकी 590 किलोमीटर है। तो ये प्रदेश की 5वीं सबसे लंबी नदी हुई। हाँ, और इसकी सहायक नदियों में बीना, धसान और जामनी प्रमुख है। बीना नदी थोड़ी खास है। क्यों, क्या खास है इसमें? इसके किनारे एक तो आगासौद में बीना तेल रिफाइनरी है। हाँ, BPCL वाली। जी, और दूसरा सागर जिले में एरण नाम की एक प्राचीन जगह है, जहां से भारत में सती प्रथा के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। वो भी बीना नदी के किनारे ही है। ओह, ये तो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हुआ। और बेतवा पर भी तो कई बांध हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे विदिशा में हलाली परियोजना है, जिसे अब सम्राट अशोक सागर कहते हैं। अच्छा। और फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे राजघाट, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसका नाम। और माता टीला बांध। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात स्रोत में थी जो थोड़ी चौंकाने वाली लगी, कि बेतवा को प्रदूषण की वजह से मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। हाँ, ये एक विडंबना ही है। एक तरफ इसे जीवन रेखा कहते हैं, दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इसे ये संज्ञा दी जा रही है। ये आजकल की नदियों की एक दुखद सच्चाई है शायद। बिल्कुल, नदियां जीवन देती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों का असर उन पर साफ दिख रहा है। वैसे बेतवा के किनारे विदिशा, सांची, ओरछा जैसे कई ऐतिहासिक शहर बसे हैं। ओरछा में तो इसे सतधारा भी कहते हैं। अच्छा, और स्रोत ने कंफ्यूजन भी दूर किया था राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात के बारे में। हाँ, वो दोनों एक ही जलप्रपात के नाम है, अलग अलग नहीं है। और ये बेतवा की सहायक नदी बीना पर है, सागर जिले में। ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली और कौन सी नदियां हैं? हमें सिंध नदी का भी जिक्र था। हाँ, सिंध नदी ये विदिशा जिले की लटेरी तहसील से निकलती है, सिरौंज के पास से, और ये भी आगे जाकर यूपी के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। इस पर शिवपुरी में मणिखेड़ा बांध है, जिसे मोहिनी सागर भी कहते हैं, और गुना में गोपी कृष्ण बांध है। अच्छा, और कोई खास बात? हाँ, एक तो ये गुना और अशोकनगर जिलों के बीच सीमा बनाती है, और दतिया में रतनगढ़ और सनकुआ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। और केन नदी, इसका नाम तो आजकल केन बेतवा लिंक परियोजना के वजह से काफी सुनने में आता है। बिल्कुल, केन नदी कटनी जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। लंबाई करीब 427 किलोमीटर है। इसके पुराने नाम की थे? हाँ, प्राचीन काल में इसे शुक्तिमती या दिरनावती कहते थे। इस पर रने जैसा खूबसूरत झरना भी है छतरपुर के पास। और ये नदी जोड़ो परियोजना? जी, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यानी केन बेतवा लिंक परियोजना, जो 2005 में शुरू हुई थी, उसका हिस्सा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। सबसे सुंदर नदी? अच्छा, तो क्या ये परियोजना, मतलब इसके असर के बारे में स्रोत में कुछ था? स्रोत में परियोजना के शुरू होने का जिक्र है, लेकिन उसके प्रभावों पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि ऐसी परियोजनाओं के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, खासकर पर्यावरण पर और स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये तो है। ठीक है। उत्तर की नदियों में एक और नाम था टोंस या तमसा नदी। हाँ, टोंस। ये सतना जिले के झुलेरी गांव से निकलती है और ये यमुना में नहीं मिलती। अच्छा, फिर कहाँ? ये सीधे प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास गन्ना नदी में मिलती है। ओह, तो ये सीधे गंगा की सहायक नदी है। जी। और इसकी सहायक नदियों जैसे बीहड़ और महान पर मध्य प्रदेश के कुछ बहुत ऊंचे और प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। हाँ, जैसे चचाई, केवटी। बिल्कुल, चचाई बीहड़ नदी पर, केवटी महान नदी पर, और एक है बहुटी। बहुटी जलप्रपात।
इसके बारे में शायद कोई अपडेट भी था स्रोत में जिले को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बहुटी जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है, करीब 198 मीटर ऊंचा। बाप रे, काफी ऊंचा है। हाँ, तो वो अब रीवा जिले में नहीं गिना जाता बल्कि नए बने मऊगंज जिले में आता है। ये एक जरूरी अपडेट है। ठीक है, मऊगंज जिला याद रखना होगा। अच्छा, तो ये थी उत्तर की ओर बहने वाली मुख्य नदियां। हाँ अब पूर्व की ओर चलें, वहां तो मुख्य रूप से सोन नदी है ना? हाँ, पूरब की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी सोन ही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है, अनूपपुर जिले से। मतलब जहां से नर्मदा निकलती है वहीं से? जी, बिल्कुल पास से ही। लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन पूरब और फिर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अच्छा, और लंबाई? इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और ये बिहार में पटना के पास दीनापुर पहाड़ी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी हुई। इस पर कोई खास परियोजना है? हाँ, इस पर सबसे प्रमुख परियोजना है बाणसागर परियोजना। ये शहडोल जिले के देवलोंद में है। बाणसागर, ये नाम सुना है। जी, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलीजुली परियोजना है। इसमें हिस्सेदारी 2:1:1 की है, यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा 50% है। अच्छा, आधा हिस्सा मध्य प्रदेश का है। जी। और इसका नाम बाणसागर क्यों? इसका नामकरण प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाणभट्ट के नाम पर हुआ है। और सोन नदी से जुड़ी कोई और खास बात? हाँ, इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, जिस पर उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बना है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। और सोन का प्राचीन नाम नंद नदी भी बताया जाता है। सीधी और शहडोल के पास इस पर भी घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन घड़ियाल केंद्र है। ठीक है, तो हमने पश्चिम की नर्मदा और ताप्ती देख ली, उत्तर की चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोन्स देख ली, पूरब की सोन भी हो गई। अब दक्षिण और पश्चिम की कुछ और नदियों की बात कर लेते हैं। पश्चिम में एक और नदी थी, माही। हाँ, माही नदी। ये धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलती है। और ये भी पश्चिम की ओर ही बहती है? जी हाँ, ये भी पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। लंबाई इसकी करीब 583 किलोमीटर है। माही नदी की सबसे अनोखी बात क्या है? मुझे कुछ याद आ रहा है, कर्क रेखा से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे खास बात है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? कैसे? एक बार जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है तब, और फिर दोबारा जब राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है तब। ये तथ्य अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, ये तो वाकई अनोखा है। और इसे आदिवासी गंगा भी कहते हैं। जी हाँ, और राजस्थान में ये सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर वेणेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती है, जो आदिवासियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। काफी महत्वपूर्ण नदी है ये भी। और अब दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, उनका क्या? दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वेनगंगा, पेंच और वर्धा। ये नदियां सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलानों से निकलती हैं। कहाँ से? वेनगंगा सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार, मुंडारा गांव से निकलती हैं। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से निकलती है और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। हाँ, मोगली लैंड। बिल्कुल। और वर्धा नदी बैतूल की कालेभीत पहाड़ियों, वर्धा शिखर से निकलती है। और ये मिलती कहाँ है जाके? ये नदियां आगे जाकर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। असल में वेनगंगा और वर्धा का जब संगम होता है महाराष्ट्र में, तो उस संयुक्त धारा को प्राणहिता कहा जाता है, जो फिर गोदावरी में मिलती है। अच्छा, तो ये नदियां गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। ये भी एक अहम जानकारी है। बाप रे, इतनी सारी नदियां और इतनी सारी जानकारी। कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें जरूर याद रखना चाहिए। हाँ, कुछ बातें दोहरा लेते हैं तो याद रह जाएंगी। जैसे लंबाई के हिसाब से टॉप 5 नदियां कौन सी थीं? सबसे लंबी नर्मदा 1312 किलोमीटर, फिर चंबल 965 किलोमीटर, फिर सोन 780 किलोमीटर, उसके बाद ताप्ती 724 किलोमीटर और फिर बेतवा 590 किलोमीटर। सही? बिल्कुल सही। और अक्सर सोन और ताप्ती की लंबाई में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखें, सोन 780, ताप्ती 724 से लंबी है। ठीक है। और ये नदियां गिरती कहाँ हैं? मतलब इनका मुहाना। हाँ, मुहाना। तो देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और माही,
ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में। जी। उत्तर की ओर बहने वाली ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना की सहायक नदियां। जी। और सोन और टोन्स ये दोनों सीधे गंगा में मिलती हैं, पर अलग-अलग जगह। सोन मिलती है पटना के पास, बिहार में, और टोन्स मिलती है प्रयागराज के पास, यूपी में। अच्छा, ये अंतर याद रखना है। और दक्षिण वाली? दक्षिण की वेनगंगा, वर्धा, ये सब मिलकर गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, कुछ नदियों के पुराने या खास नाम भी थे, वो भी दोहरा लें। हाँ, वो भी दिलचस्प है। बेतवा का नाम वेत्रवती, चंबल का? चरमावती, जी। और कामधेनु, नित्यवाही भी कहते हैं। नर्मदा का? रेवा और शिवपुत्री। हाँ। टोन्स का तमसा, केन का शुक्तिमती और दिरनावती। बिल्कुल। और सोन को नंद नदी। क्षिप्रा को मालवा की गंगा, और एक खास बात, शिव की बहन भी कहा गया है। शिव की बहन जबकि नर्मदा शिवपुत्री कहलाती हैं। ये तो रोचक है ना? ये छोटी छोटी बातें याद रखने में मजेदार होती हैं। वाकई। तो ये थी मध्य प्रदेश की नदियों की कहानी एक तरह से। हमने देखा कि कैसी ये नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ खत्म होती हैं, और रास्ते में क्या क्या खास बनाती हैं। कहीं झरने, कहीं बीहड़, कहीं जीवन देने वाली परियोजनाएं। सच में नदियों का मायका है ये प्रदेश। बिल्कुल। और इन नदियों को समझना सिर्फ भूगोल पढ़ना नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन और यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को समझने की चाबी है। जैसे चंबल का कटाव है या बेतवा का प्रदूषण है। हाँ। हर नदी की अपनी कहानी है, अपना महत्व है। तो आज की इस चर्चा से क्या समझें? मेरे ख्याल से यही कि मध्य प्रदेश की नस नस में ये नदियां बहती हैं और यहाँ के जीवन को, हर पहलू को आकार देती हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र सुना। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब हम प्रकृति के इतने बड़े तंत्र को, यानी नदियों के प्राकृतिक रास्ते को बदलते हैं, तो उसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं पर्यावरण पर, वहां रहने वाले लोगों पर, और खुद उन नदियों के इकोसिस्टम पर। खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां नदियों का इतना घना और जटिल जाल है, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।